रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ENG 512 की फ़ाइनल टर्म सीरीज़, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि 512 की कोई प्लेलिस्ट मौजूद नहीं है यूट्यूब पे, और इसका पेपर क्योंकि हैंडआउट्स में से आ रहा होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो स्टूडेंट इसको लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो मैंने सोचा आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी जाए। तो अगर आप चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो लेसन नंबर 23 है हमारे पास, लैंग्वेजिंग एजुकेशन एंड लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन। इस लेसन के अंदर जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है हमारे पास 122 से 126 तक, लैंग्वेजिंग एंड लैंग्वेज इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज एंड फिक्स्ड कोड्स, डायलैक्ट्स, पिजन एंड क्रियोल्स, लैंग्वेजिंग ऑफ क्रियोल स्पीकर्स। तो इसमें से मोस्टली टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से, और कुछ न्यू भी हैं। तो आइए इस चैप्टर को रीड कर लेते हैं। People use language for many purposes. They use language for expression, for interaction, and to express reference. But language practices can also be turned into something about which people communicates, communities and states have opinion and feelings. That is, language practices or language also act as symbol system. They can become symbolic of speech community itself or sacredness. अच्छा, इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया हुआ है कि अब जो लैंग्वेज है, कोई भी जो स्पीकर है लैंग्वेज को वो बहुत सारे मकासद के लिए यूज़ करता है। यानी लैंग्वेज यूज़ करने के पीछे बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं। अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो ये सारे मकासद तो लैंग्वेज के हैं, और ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा जो लैंग्वेजेस होती हैं वो आइडेंटिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करती हैं, और वो कम्युनिटीज़ के अंदर ना एक सिंबॉलिक एज अ सिंबल होती हैं। आगे उन्होंने ये बताया हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे अब उर्दू जो है ये पाकिस्तान के लिए एक आइडेंटिटी बन चुकी है। जब उर्दू का कोई बंदा जिक्र सुनता है, क्योंकि उर्दू पाकिस्तान की मेजर लैंग्वेज भी है और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज भी है, तो जब उर्दू का जिक्र सुनती है हमारे माइंड में, जो कि किसी के माइंड में भी फ़ौरन से पाकिस्तान आता है, क्योंकि उर्दू पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है और पाकिस्तानी जो है वो उर्दू बोलते हैं। इसी तरह अगर पंजाबी लैंग्वेज की बात की जाए, तो जब पंजाब का जिक्र आता है तो फ़ौरन से हमारे माइंड में पंजाबी लैंग्वेज आती है। तो इस तरह जो लैंग्वेजेस होती हैं वो सिंबल बन जाती हैं किसी भी स्पीच कम्युनिटी का, किसी भी कंट्री का। आगे उन्होंने ये बताया हुआ है कि लैंग्वेजेस जो हैं ये कोई फिक्स कोड नहीं है, बल्कि ये वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं। अब किसी भी लैंग्वेज के अंदर न्यू वर्ड्स वक्त के साथ साथ ऐड होते रहते हैं। लैंग्वेजेस जो होती हैं वो दूसरी लैंग्वेज से वर्ड्स बोरो करी होती हैं। बाज़ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ जिनका यूज़ कम हो जाता है, और वो जिस तरह लैंग्वेजेस की डेथ होती है, इस तरह कुछ वर्ड्स की भी डेथ हो जाती है। वर्ड्स यूज़ होना, जब लोग छोड़ देते हैं तो वो वर्ड्स जो है किसी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं रहते। तो इस तरह लैंग्वेज फिक्स कोड नहीं है, बल्कि ये वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने यही बताया हुआ है, और इसमें डिफरेंट जो फिलोसफर है उनकी डिफरेंट राय है। जैसा कि यहाँ पे पेनिको goes beyond discourse to say that there is only languaging social practice that are action performed by our meaning making selves. Dialect, pidgins, creoles and academic language are instance of languaging. अच्छा, यहाँ पे पाइनर ने इस चीज़ पे रोशनी डाली है कि एक लैंग्वेजिंग के अंदर हम क्या क्या स्टडी कर रहे होते हैं, किस किस चीज़ के बारे में, कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो उसमें डायलैक्ट को हम स्टडी करते हैं, पिजन्स, क्रियोल्स, एकेडमिक लैंग्वेज एंड इंस्टेंस ऑफ लैंग्वेजिंग। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये इस चैप्टर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डायलैक्ट। फॉर लिंग्विस्ट द टर्म डायलैक्ट इज अ न्यूट्रल टर्म यूज फॉर वेरिएंट्स ऑफ specific language. Roman defines dialect as subordinate variety of language and reference to the regional dialect associated with the place, social dialect associated with social class, and historical dialect referring to ancestor of present languages varieties. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि लैंग्वेज की वैरायटीज़ को रेफ़र करने के लिए डायलैक्ट जो होते हैं ये यूज़ होते हैं। यानी जो डायलैक्ट्स होते हैं ये लैंग्वेज की वैरायटीज़ को बेसिकली रेफ़र कर रहे होते हैं। और ये वाली जो डायलैक्ट होते हैं ना, ये किस चीज़ से एसोसिएट होते हैं, किसी स्पेसिफिक प्लेस की वजह, प्लेस से, सोशल डायलैक्ट्स और सोशल क्लास से। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अब जो पठान होते हैं वो सेम उर्दू लैंग्वेज, जो कि उर्दू बोलने वाले लोग हैं जिनकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, वो भी उर्दू बोल रहे होते हैं, और जो पठान है वो भी अगर उर्दू बोल रहे हो तो इनकी उर्दू में और पठानों की उर्दू में डिफरेंस होगा। उनके लहजे का जो डिफरेंट होगा उसको कहते हैं डायलैक्ट।
क्योंकि ये प्लेस का भी डिफरेंट होगा। वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उर्दू नहीं बोली जाती है, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज उर्दू नहीं है और उनकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू नहीं है, तो उनका एक एक्सेंट होगा, उसको हम डायलैक्ट कह सकते हैं। मीन्स कि उनका जो डायलैक्ट है उसी लैंग्वेज को बोलने का वो और है, और जो उर्दू की जिनकी नेटिव लैंग्वेज है उनका और है, तो वो भी उर्दू की ही एक वैरायटी है। तो इस तरह ये जो किसी भी लैंग्वेज की वैरायटीज़ होती हैं इनको कहते हैं डायलैक्ट। इस तरह यहाँ पे उन्होंने सोशल क्लास का बताया हुआ है। अब जिस तरह जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास लोगों की गैदरिंग है, तो उसमें जो वो बातचीत कर रहे हैं तो वो अपने लाइफस्टाइल के बारे में बातचीत कर रहे होंगे, उनकी जो गपशप होगी वो अपने मसाइल के बारे में होगी, अपने गोल्स के बारे में होगी, तो उसमें जो वोकेबलरी यूज़ कर रहे होंगे वो डिफरेंस होगी। इसी तरह जो एलियट क्लास के लोग होंगे, जब उनकी कोई गैदरिंग होगी तो उसमें वो जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वो किसी कार के ब्रांड के बारे में, किसी कपड़ों के ब्रांड के बारे में बात करें, तो उनकी वोकेबलरी डिफरेंट होगी और उनका एक्सेंट भी डिफरेंट होगा। तो ये एक ही लैंग्वेज की जो डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं इनको कहते हैं डायलैक्ट। However, people often reserve the term dialect for languages or ways of using language that are socially stigmatized. For example, many people think that the way they speak to friends and families to informal setting in a dialect and what they speak in school is a language. अच्छा, ऊपर जो हमने डायलैक्ट की डिफिनेशन पढ़ी है ना, वो लिंग्विस्ट के नज़दीक है। लिंग्विस्ट के नज़दीक डायलैक्ट ये है, और वैसे जो लोग हैं कुछ वो डायलैक्ट को ये समझते हैं, डायलैक्ट उनके नज़दीक एक लैंग्वेज जिस तरह से है ना, फॉर्मल गैदरिंग में और फॉर्मल सेटिंग में हम और लहजे में बात कर रहे होते हैं, और इनफॉर्मल मतलब घर में हम और स्टाइल में बात कर रहे होते हैं, और जब हम ऑफिस में होते हैं या क्लास रूम में होते हैं तो हमारा लहजा और होता है, हालांकि हम सेम लैंग्वेज स्पीक कर रहे होते हैं। तो उनके नज़दीक ये जो लैंग्वेज का लहजा है ना, इसमें जो तब्दीली है इसको डायलैक्ट कहते हैं। आगे यहाँ पे वैनरिच की स्टेटमेंट बताई हुई है, इज ऑफन कोटेड एज हैविंग सेड दैट लैंग्वेज अ डायलैक्ट विद एन आर्मी एंड नेवी। तो ये वाला एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये किसकी स्टेटमेंट थी, तो ये वैनरिच की स्टेटमेंट थी, या वो ये पूछ सकते हैं कि वैनरिच की स्टेटमेंट क्या थी, अ लैंग्वेज इज अ डायलैक्ट विद एन आर्मी एंड नेवी। This serves well to remind us that the difference between that people call dialect and language is most often not linguistic but social and having to do with power of its speaker. Many lay people also assume that dialects are varieties of the language that are mutually intelligible. अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डायलैक्ट लैंग्वेज की ऐसी वैराइटीज़ होती हैं जो कि म्यूचुअली इंटेलिजिबल हो। इंटेलिजिबल मतलब कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, जिनको ईजिली समझा जा सके, तो वो जो लैंग्वेज की वैराइटीज़ होंगी वो उनको हम डायलैक्ट कह सकते हैं। That speaker are able to understand each other. However, mutual intelligibility has a little to do with the language and more to do with the people. लेकिन जो म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी है उसका ताल्लुक मोस्टली लोगों के साथ होता है, उसका लैंग्वेज के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। सिंस इट इज़ पॉसिबल हु अंडरस्टैंड ईच अदर, मैनी केसेस contradict that assumption that dialects are mutually intelligible whereas languages are not. अब जो dialects होते हैं वो mutually intelligible हो सकते हैं, मतलब कि अगर जो पश्तो बोलने वाले लोग हैं तो उन सब का एक dialect हो सकता है, लेकिन languages जो होती हैं ये mutually intelligible नहीं होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू और हिंदी जो है, ये इसको आप सेम तरीके से उर्दू को हिंदी की तरह और हिंदी को उर्दू की तरह बोला जा सकता है, लेकिन ये दो अलग लैंग्वेजेस हैं। Since difference between what people call language and what they call dialects are often socially constituted, it is better to use the term varieties of language practice when speaking of different ways. यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि जो डायलैक्ट है ना, डायलैक्ट की डेफिनेशन डिफरेंट लोगों के नज़दीक डिफरेंट है। तो इस तरह अगर हम लैंग्वेजेस में के बोले जाने में जो डिफरेंस है उसकी बात कर रहे हैं तो हमें वैराइटीज़ की टर्म यूज़ करनी चाहिए। लोगों को लैंग्वेजेस डिफरेंट वे में यूज़ करने की अगर हम बात करें तो हमें वैराइटीज़ की टर्म यूज़ करनी चाहिए। और whether in standard or non-standard ways, it is important to emphasize though that these varieties are not isolated wholes. अब ये जो लैंग्वेज की वैराइटीज़ है ना, ये एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंस नहीं होती है, बल्कि ये एक दूसरे से रिलेटेड होती है। लैंग्वेज तो एक होती है ना, जैसे उसको बोलने का जो अंदाज होता है वो डिफरेंट होता है। आगे हमारे पास है पिजन एंड क्रियोल्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिजन्स ऐसे लोगों को कहा जाता है, ऐसे लोगों की लैंग्वेज को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी और जगह पे जाके रहना शुरू हुई हो, बिजनेस के लिए गए हैं, एकेडमिक पर्पस के लिए तो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, बिजनेस पर्पस के लिए या वैसे माइग्रेशन उन्होंने किया या कुछ भी और, तो वो इकट्ठे हुए हैं। अब जो लोग इकट्ठे हुए हैं ना, उनकी नेटिव लैंग्वेज और है और जिस इलाके में वो रह रहे हैं वहाँ की स्टैंडर्ड लैंग्वेज कोई और है। तो अब वो कम्युनिकेट करने के लिए जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज की ईजिएस्ट फॉर्म होगी ना वो यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़ी थी कि अगर वो माउस टैचेस की बात कर रहे होंगे तो वो कहेंगे कि हेयर बिलोंग टू माउथ, हेयर बिलोंग टू फेस, इस तरह से, मतलब वो ईजिएस्ट फॉर्म यूज़ करके और कम्युनिकेट करने की इतनी, मतलब वो लैंग्वेज को सीख लेते हैं, इतना लैंग्वेज को वो बोल लेते हैं कि वो कम्युनिकेट कर सकें। अब जो उनके बच्चे होते हैं वो पिजन
को अपने जो पेरेंट्स की लैंग्वेज है उसको एज अ नेटिव लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अब उनकी जो लैंग्वेज होती है और वो जो होते हैं वो क्रियोल्स होते हैं। अब अगर उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो क्रियोल की जो लैंग्वेज है ना, वो अगर जो वहाँ की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उससे ज़्यादा क्लोज होगी, तो उसको उन्होंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है। इसको जाके आगे डिटेल से पढ़ते हैं। 1 मिनट पहले यहाँ पे पिजन्स की मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ उन्होंने यहाँ पे क्या बताया हुआ है। पिजन्स आर डिफाइंड बाय लिंग्विस्ट एज लैंग्वेज दैट कम इनटू बीइंग इन contact situation and are used by speakers with different languages background to communicate, typically to trade or in a plantation context. For us, they are just another manifestation to how people language structurally speaking pigeons are simplified. दैट इज़ दे हैव लिटिल मॉर्फोलॉजी एंड लिमिटेड सिंटैक्स। तो ये वाला एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि जो पिजन की लैंग्वेज होती है उसमें लिटिल मॉर्फोलॉजी होती है और लिमिटेड सिंटैक्स होता है और म्यूचुअली इंटेलिजिबल नहीं होती है विद द लैंग्वेज फ्रॉम दे ड्राइव द ऑन लेक्सिकॉन। यानी कि इस लैंग्वेज के वर्ड्स वो यूज़ करके और अपना मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उससे भी म्यूचुअली इंटेलिजिबल नहीं होती है इनकी लैंग्वेज। Pigeons are always learned a second language. In contrast, when pigeons become nativized and standardized and adopted as the language of the home by a majority of the population, they are known as Creole. क्रियोल आर साइड टू बी लेक्सिकली एंड स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स। अब जो क्रियोल होते हैं ना वो लेक्सिकली और स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स होते हैं। तो केवल एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन स्ट्रक्चरली और लेक्सिकली कम्प्लेक्स होते हैं, पिजन्स या क्रियोल्स। तो ये क्रियोल्स होते हैं एंड आर लर्न एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। माइकल डी ग्राफ हैज़ आर्ग्यूड अगेंस्ट what he calls Creole exceptionalism. That is the idea that because Creoles had no time to incorporate the parent language complex grammar because they are so new, Creoles are similar to each other and different from other languages. Creole की लैंग्वेज जो है वो आपस में तो सेम होती है लेकिन दूसरी तमाम लैंग्वेजेस से डिफरेंट होती है। यहाँ पे उन्होंने इसी बारे में बताया हुआ है। और अब जैसा मैं आपको बता रही थी कि जो क्रियोल की लैंग्वेज है वो अगर वहाँ की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है स्टैंडर्ड स्पीकिंग से क्लोज होगी तो उसको हम जो लिंग्विस्ट्स हैं वो उसको रेफ़र करते हैं एज अ एक्रोलेक्ट। एक्रोलेक्ट का उसको नाम देते हैं। तो एक्रोलेक्ट और बेसिलेक्ट आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, इसमें डिफरेंस आ सकता है। अब अगर उनकी लैंग्वेज जो है वो क्रियोल से जो है वो रिलेटेड होगी, क्लोज़र होगी, उसमें ज़्यादा फीचर्स जो है वो क्रियोल लैंग्वेज के होंगे, तो उसको हम कहेंगे बेसिलेक्ट। अब ये वाली जो है ना एक्रोलेक्ट, ये बेसिलेक्ट से सुपीरियर होती है लेकिन स्पीकर के पर्सपेक्टिव से, लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से नहीं। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसमें वर्डिंग मुश्किल यूज़ हुई है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजी हैं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर रखें। इंशाल्लाह आप पेपर में अपने पास से लिख सकेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।